गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th में नियंत्रण और समन्वयन के बारे में पढ़ेंगे। और ये नियंत्रण और समन्वयन सभी सजीव शरीरों में होता है, चाहे वो जंतु हों या वो पौधे हों, सूक्ष्म हों या बड़े जीव हों। तो नियंत्रण और समन्वयन के बारे में हम पढ़ेंगे। नियंत्रण का अर्थ होता है बच्चों किसी भी कार्य को अपने अनुसार कर पाना और उस पर पूरा अपना एक काबू होना। और समन्वयन में होता है जब हम कई लोगों के साथ मिल कर के कोई काम करते हैं और सभी की भागीदारी के अनुसार हम काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हम स्विच ऑन स्विच ऑफ कर देते हैं पंखे को, तब तो हम मेरे नियंत्रण में चीज़ है। लेकिन अगर मान लीजिए कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं कमरे में जिनको पंखे को की गति को धीमा करना है या तेज़ करना है, तो उनको आपत्ति है पंखा बंद करने से, तो हम उसकी गति को धीमा या तेज़ करके उसमें समन्वयन बिठाने का काम करते हैं। अब जंतुओं में जो जैविक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वयन होता है, ये तंत्रिका तंत्र द्वारा और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा होता है। पौधों में यही नियंत्रण रासायनिक समन्वयन के द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो समन्वयन होता है वो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि अगर आप नहीं भी देख रहे हैं तो भी अगर मच्छर काटता है तो आपको पता चल जाता है, आपका हाथ उठ जाता है उसको मारने के लिए, गर्म चीज़ छूते हैं तो आपका हाथ हट जाता है। अंतःस्रावी तंत्र द्वारा जब मैच्योरिटी आती है तो लड़कियों में पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, लड़कों में दाढ़ी बढ़ जाती है, आवाज़ पतली और मोटी हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। ये सारी चीज़ें अंतःस्रावी तंत्र द्वारा होती हैं। पौधों में जैविक क्रियाओं का नियंत्रण रासायनिक समन्वयन के रूप में होता है। इसको समझने के लिए हम ये देखेंगे कि जो पौधे हमारे फसल लंबाई लेते हैं, फल बड़े छोटे पैदा करते हैं, कुछ के फलों में मिठास ज़्यादा होता है, इन सब चीज़ों का काम उनके शरीर में रासायनिक समन्वयन के रूप में होता है। अब हम तंत्रिका तंत्र के बारे में समझें कि जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मच्छर ने काटा और आपका हाथ उठ गया, तो ये कैसे संपन्न हो पाता है ये काम। इसको जानने के लिए हम देखेंगे तंत्रिका कोशिका का चित्र, जिसमें आप देखेंगे कि एक हिस्सा इसका कोशिकाकाय है और दूसरा तंत्रिकाक्ष है और तीसरा अंतिम सिरा डेंड्राइट्स है। अंतिम सिरा त्वचा में होता है जहाँ से उद्दीपन आते हैं, तंत्रिकाक्ष से होते हुए वे कोशिकाकाय में जाते हैं और कोशिकाकाय से वो द्रुमिका पे जाते हैं और द्रुमिका से अगली कोशिका से को भी वही संदेश दे देते हैं। तो इस तरह से एक मानव श्रृंखला की जैसे बनाते हो आप कि कई बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ लें और पहला बच्चा अगर अपना हाथ हिलाना शुरू करे तो वो हाथ का कंपन दूसरे बच्चे से तीसरे बच्चे को मिलते मिलते 50 बच्चों की भी अगर लाइन है तो आखिरी बच्चे को कंपन मिल जाता है। वैसे ही तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं और जुड़ी हुई होने के कारण इनमें कंपन एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाता है। तंत्रिका कोशिका की रचना आपको बता चुके हैं, कोशिकाकाय, द्रुमिका और तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाओं में उद्दीपन कहते हैं बच्चों जो हमें बाहर से संवेदना मिलती है। जैसे जाड़ा है बाहर, हमें नहीं पता, आँख खुलती है तो हम देखते हैं कि अच्छा मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, बर्फ़ गिर रही है, कुछ हो रहा है। हमारे त्वचा के रोम जो होते हैं ये खड़े होने लगते हैं, हमको एहसास कराते हैं कि टेम्परेचर कम हो गया है। इस तरीके से हमारी त्वचा की कोशिकाएं बताती हैं कि तो टेम्परेचर बढ़ गया है। तो ये जो प्रसारण है, यानी कि जो आवेग हमारे शरीर में दौड़ता है संवेदनाओं के रूप में, जानकारी के रूप में, ये विद्युत रासायन आवेश के रूप में होता है। तंत्रिका कोशिका के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, तुमने देखा होगा, उसे अंतर्ग्रंथन कहते हैं। और अंतर्ग्रंथन यानी कि दो कोशिकाएं जहाँ पे जुड़ती हैं, दो तो तंत्रिका कोशिकाएं, उस जगह को हम अंतर्ग्रंथन कहते हैं। और अंतर्ग्रंथन पर उद्दीपन या प्रेरणा का संचरण न्यूरो हार्मोन्स के द्वारा होता है। ये नर्वस हार्मोन्स होते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इनके द्वारा एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका से आवेश या उद्दीपन या प्रेरणा जुड़ती हैं। इसके बाद
अनेक बाह्य उद्दीपनों के कारण होने वाली अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं और प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियमन मेरुरज्जु द्वारा होता है। बच्चों, दो क्रियाएं होती हैं। कभी कभी तुमने देखा होगा कि हम चौंक करके कुछ ऐसी क्रिया करते हैं जिसका हमारे दिमाग में कोई पहले से सेट पैटर्न नहीं होता है। जैसे भगोना गर्म है, हम उसको छूते हैं तो हमारा हाथ अपने आप हट जाता है। प्रेस गर्म है, हमारा हाथ अपने आप हट जाता है। कहीं से करंट आ रहा होता है, हमारा अपना हाथ अपने आप हट जाता है। हम ज़मीन पे चल रहे होते हैं, पैर के नीचे अगर कोई कपड़े का टुकड़ा है, कुछ भी आ जाता है, हम चूहा समझ के उस पर उछल जाते हैं। तो ये सारी क्रियाएँ जो, या साइकिल चला रहे हैं तो एकदम से कोई सामने आता है तो हम ब्रेक लगा देते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती हैं और ये रिफ्लेक्स एक्शन हमारे रीढ़ की हड्डियों से होता है, यानी कि मेरुरज्जु से होता है। इस प्रकार से हम मेरुरज्जु को छोटा दिमाग भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने समझने में टाइम वेस्ट नहीं होता। ये सिर्फ प्रतिवर्ती क्रिया इसलिए होती है ताकि शरीर को मेजर नुकसान से बचाया जा सके। मेजर नुकसान का मतलब भगोना ज़्यादा गर्म हो सकता है, आप जल सकते हैं, करंट ज़्यादा तेज़ आ सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। इस तरह की चीज़ों से बचाया जाए तो उससे पहले ही हाथ हमारा झटके से अलग हो जाता है। अब बात आती है मानव मस्तिष्क यानी बड़ा वाला मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क तुम्हारे माथे का हिस्सा जिस पर आप बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, ये हिस्सा। और मध्य मस्तिष्क जिस पे जो आपके बिल्कुल बीच का हिस्सा है, जो कान की कनपट्टी से ऊपर का हिस्सा। और पश्चिम मस्तिष्क यानी कि आपके मस्तिष्क का पिछला हिस्सा। अग्र मस्तिष्क को प्रमस्तिष्क कहते हैं, सेरेब्रम कहते हैं। ये स्मृति, जो चीज़ें तुम्हें याद रहती हैं, सोचने विचारने का काम, चेतना का काम, तर्क शक्ति और सीखने का केंद्र होता है। यहाँ जिसका ये अग्र मस्तिष्क ज़्यादा उभरा हुआ होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा विकसित होता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। डायनसेफेलान बीच का हिस्सा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। पलकें कब झपकेंगी कब नहीं झपकेंगी, उसका डायनसेफेलान का काम है। भोजन का पाचन कैसे हो रहा है, डायनसेफेलान का काम है। हार्ट बीट हो रही है, डायनसेफेलान का काम है। यकृत अपना काम कर रहा है, डायनसेफेलान का काम है। ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं जिन पर हमारी इच्छा नहीं होती है और वे भी क्रियाएं होती रहती हैं हमारे शरीर में, उनका भी नियंत्रण और नियमन शरीर करता है और उसको हम डायनसेफेलान कहते हैं। इसके बाद आता है हमारे शरीर का संतुलन और आसन बनाए रखने का काम। ये अनुमस्तिष्क करता है, जिसको हम सेरिबेलम कहते हैं। हम सीधे खड़े होकर के चलते हैं, सीधे खड़े रहते हैं, बैठने का ढंग हमारा, ये सारा काम अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। अब आता है पौधों में नियंत्रण और समन्वयन। पौधों में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनका संश्लेषण पौधे के तने और जड़ के शीर्ष भागों में होता है। जो चोटी होती है, चाहे जड़ की चोटी हो चाहे तने की चोटी हो, जितनी शाखाएं हैं उन सब की जो चोटी है या शीर्ष भाग होता है, वहाँ पर पादप हार्मोन्स बनते हैं और वहाँ से ये विसरण क्रिया करके हर कोशिका दर कोशिका पास होते हुए ये पूरे पौधे में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे नियंत्रण और समन्वयन की प्रक्रिया संपादित करते हैं। मुख्य पादप हार्मोन्स में बच्चों देख रहे हो, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक अम्ल है और एथाइलिन है। जिसमें से ऑक्सिन और जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये तीनों कोशिका विभाजन का काम करते हैं। कभी तुमने सुना होगा कि लौकी जो है पहले टेढ़ी हुआ करती थी, अब एकदम सीधी और लंबी आती है, तो ये सब ऑक्सिन के इंजेक्शन की वजह से। जानवरों में दूध ज़्यादा पैदा करना है, ऑक्सिन का इंजेक्शन दे देते हैं। जिब्रेलिन पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी में अगर आप जिब्रेलिन का छिड़काव कर देते हैं तो पत्ता गोभी खुल जाती है, वो बढ़ती नहीं है बॉल की तरह। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, अगर मान लीजिए किसी डहेलिया है या ग्लैडियोलाई है जिसके भी जड़ें हमें नई फसल प्राप्त करनी है, तो उसके स्टेम को काट करके उसमें साइटोकाइनिन का घोल लगा देते हैं और उसके बाद हम अगर मिट्टी में बो दें तो जल्दी जल्दी उसमें से जड़ें निकलने लगती हैं। एब्सिसिक अम्ल का बहुत विशेष काम है। एब्सिसिक अम्ल होता है कि एक लेयर बना देता है और
लेयर से वो डिटैच कर अलग कर देता है। तुमने देखा होगा पतझड़ में इतनी सारी पत्तियाँ गिरती हैं और फिर नई पत्तियाँ आ जाती हैं। तो पतझड़ के मौसम में ये एब्सिसिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है और हर पत्ती, तने और पत्ती के बीच में जो जुड़ने वाला हिस्सा होता है जिसको पिट्यूल या वृंत कहते हैं, वहाँ पे ये एब्सिसिक अम्ल की लेयर बन जाती है। और एब्सिसिक अम्ल की लेयर बनने से की वजह से तने और पत्ती के बीच में पानी और भोजन का संवहन बंद हो जाता है। धीरे धीरे ये पत्ती पीली पड़ती है और पीली पड़ करके ये टूट करके गिर जाती है। इसी को हम एब्सिसन कहते हैं या एब्सिसिक अम्ल का कहते हैं। एथिलीन जो होता है ये फलों को पकाने का काम करता है। जैसे केले की घार होती है, आपने देखा होगा, लगभग 500-500 केले तक भी एक उसमें पाए जाते हैं। तो अगर वो पकना शुरू करेंगे नेचुरल, तो पता चला जब तक ऊपर नीचे वाला पकना पहुँचेगा तब तक ऊपर वाला सड़ जाएगा। तो इसलिए उसको तोड़ लेते हैं किसान और ये एथिलीन की सहायता से उसको पकाने का काम करते हैं। वृद्धि किसे कहते हैं? किसी भी शरीर का लंबाई, चौड़ाई, उसका आयतन और उसका वेट में अगर परिवर्तन होता है तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। ऑक्सिन कोशिका विभाजन, दीर्घीकरण, शीर्ष प्रमुखता, अनुवर्तनी गति, इन सारी चीज़ों को नियंत्रित करते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बता दिया था। ऑक्सिन के असमान वितरण के कारण अनुवर्तनी गति होती है, जैसे प्रकाशानुवर्तन। आपने देखा होगा बीज अगर हम तने में डालते हैं, प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन को एक साथ समझ लीजिए। अगर हम बीज ज़मीन पर डालते हैं, नो मैटर कि हम उसका प्ररोह वाला हिस्सा ऊपर रखते हैं या मूलांकुर वाला हिस्सा ऊपर रखते हैं, हम बीज रैंडमली डाल देते हैं, लेकिन जब अंकुरण होता है तो तना ऊपर ही निकलता है और जड़ हमेशा नीचे जाती है। तो जड़ में जो हार्मोन्स होते हैं वो गुरुत्वानुवर्तन होते हैं, यानी गुरुत्व केंद्र की तरफ भागते पीछे ग्रोथ होती है उनकी, और तने की ग्रोथ हमेशा प्रकाश की तरफ होती है। तो इसीलिए वो जो हार्मोन्स होते हैं वो ऑक्सिन के असमान वितरण के कारण होता है। छुई मुई को देखा होगा, छुई मुई को जब हम पत्तियों को छूते हैं तो उसके हार्मोन्स नीचे की तरफ आ जाते हैं, पत्तियों के नीचे की तरफ आ जाते हैं, उधर वेट बढ़ जाता है और पत्तियाँ झुक जाती हैं और हमें लगता है कि ये शर्म आ गई इनको, या टच मी नॉट जो उसका नाम है। अनुकुंचन गतियों के बारे में बात करते हैं। अनुकुंचन गतियाँ जो है सदैव पार्श्व सम्मित अंगों में पाई जाती हैं। इसीलिए अगर आप उसको देखिए, सूर्यमुखी को देखिए, तो उसमें भी सूरज की रोशनी के हिसाब से उसमें हार्मोन्स का फ्लो होता है और वो बगल की तरफ होता जाता है। तो जब बगल की तरफ होता जाता है तो सूर्य की किरणों के मूवमेंट के अनुसार, पृथ्वी के मूवमेंट के अनुसार जब सूर्य की किरणों का में बदलाव आता है, दिशा का बदलाव आता है, तो फूल भी अपनी गति को बदलता रहता है। जिब्रेलिन, अभी हमने आपको पहले बताया था कि जिब्रेलिन भी कोशिका विभाजन का काम करता है, बंद गोभी की पत्तियों को खोलने का काम करता है। इसी तरीके से अगर हम अंगूर के गुच्छे पर उसका पहले से छिड़काव कर दें तो अंगूर का गुच्छा भी बड़ा हो जाता है और अंगूर भी लंबे लंबे हो जाते हैं। साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का प्रयोग करके ऊतक संवर्धन द्वारा नए पौधा विकसित किए जा सकते हैं। इस स्लाइड में हमने आपको बताया था पहले कि जब हम डहेलिया या धान या कोई भी कटिंग से लगाने वाले पौधे को डेवलप करना हो तो उसके पहले उसको साइटोकाइनिन या ऑक्सिन के घोल में डुबा करके अगर हम उसको मिट्टी में गाड़ते हैं तो उसमें जड़ों की ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है और नए पौधे जल्दी से विकसित होते हैं। स्वपरागण की प्रक्रिया में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, ये आपका लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है और इसके क्वेश्चन आंसर अभी हम आपको दे देंगे दूसरे स्लाइड में। इसके नोट्स बना करके आपको अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं और मुझे भेज देना है। अरे सेव नहीं हुआ क्या?